नेक्स्ट हमारे पास जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है दैट इज द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसको भी हम समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, क्रिटिकल एंगल बेसिकली अगर कहा जाए तो इसकी पहले कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हमें समझना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन ए रे पासेस, जब कोई रे पास होती है, ठीक है ना, कैसे पास होती है, जब कोई रे हमारी है और वो अगर पास हो रही है कहाँ से कहाँ जा रही है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में है रे, ठीक है ना, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जो है कहाँ पर जा रही है, ऑप्टिकली रेरर मीडियम में जा रही है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से अगर रे हमारी ऑप्टिकल रेरर मीडियम में जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये बात भी थोड़ी सी समझनी है तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई इंटरफेस है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये है हमारा इंटरफेस। अब अगर ये इंटरफेस है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कोई मीडियम होगा। हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर मीडियम है μ1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और नीचे जो मीडियम है वो है μ2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक। अब अगर हम इतनी बात समझ चुके हैं तो हमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम यहाँ पर कंडीशन मान लेते हैं कि जो μ2 है दैट इज ग्रेटर देन μ1। ये हमारी प्राइमरी फर्स्ट कंडीशन है। जब हमने ये बात कही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा जाएगा, μ2 में। μ2 में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से क्या निकलने वाली है, रे निकलने वाली है। तो ऑब्जेक्ट से इस तरीके से रे आएगी और इंटरफेस पे टकराएगी। जिस पॉइंट पर टकराएगी वहां पर हमें ड्रॉ करना होगा नॉर्मल। तो हम इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद सीधी सी बात है कि रे स्टेट जानी चाहिए, लेकिन अब रे स्टेट नहीं जाएगी बल्कि क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में आप जानते हैं कि अगर मीडियम रेरर होता है तो नॉर्मल से दूर जाती है। तो अगर यहाँ पर जो मीडियम है रेरर है तो रे दूर जाएगी नॉर्मल से, तो इस तरीके से ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो बेसिकली हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल में अभी तक सिर्फ इतनी बात समझी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, जो दो मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस तरीके से हमें चूज करने होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेरर मीडियम का कम होता है, डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखनी है तो हमने ऑब्जेक्ट को μ2 में रख दिया है। तो और तीसरी बात की जो रे है वो हमारी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली है, तो जब ऑब्जेक्ट से निकलेगी इंटरफेस पे पहुंचेगी। जैसे इंटरफेस पे पहुंचेगी तो वो नॉर्मल से अवे हट जाएगी। ये पहली चीज जो आपको समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, इस डायग्राम से हमें क्या पता लगा, इस डायग्राम से हमको ये क्लियर पता लग गया कि नॉर्मल से देखा जाए तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया और नॉर्मल से ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। तो इस कंडीशन में जो आई की वैल्यू है वो हमेशा छोटी होगी विद कंपेयर टू आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेरर मीडियम विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होगी। बहुत बढ़िया। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी चलते हैं भाई। ये देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी बात निकल के आती है। नेक्स्ट चीज ये हमारे पास है कि एज वी ग्रेजुअली इंक्रीज आई, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि जो आई है उसकी वैल्यू कम होती आर से। अब क्योंकि आप आई की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन आर पहले से ज्यादा था तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आर की वैल्यू आई के कंपेयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको और डिटेल में समझते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पर हमने इंटरफेस ड्रॉ कर लिया, ये मान लीजिए कि हमारा इंटरफेस है, ठीक। और इस इंटरफेस में यहाँ पर जो है हमारी रे है, ठीक है ना। इस तरीके से ये रे आ रही है और ये टकरा गई।
रे कहाँ से निकली? ऑब्जेक्ट से। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। जहाँ पे टकराई वहां पर क्या ड्रॉ होगा? नॉर्मल। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया, देखिए, नॉर्मल। ठीक। अब जो रे है वो रिफ्रैक्ट होगी, तो रे इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी। ठीक, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये हमारा जो एंगल था नॉर्मल से, ये आई था, और ये एंगल जो था वो क्या था? आर था। ठीक, हमने क्या बताया कि म्यू जब लिखते हैं तो म्यू को लिखने का तरीका होता है कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। तो ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, तो रे जो है वो मीडियम 2 से जा रही है मीडियम 1 में। ठीक, अगर ऐसा है तो हम क्या लिख रहे हैं? साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं μ1 अपॉन μ2 एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि जो μ2 है दैट इज ग्रेटर देन μ1, μ2 की वैल्यू μ1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई है दैट विल बी लेस देन आर। ठीक, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर कि हम क्या करें, इसको, इस कंडीशन को यहाँ पर हटा देते हैं और सीधे मान लेते हैं कि जो एंगल है वो स्मॉल है। अगर एंगल स्मॉल है तो हम क्या लिखेंगे? μ1 अपॉन μ2 एंड दैट विल बी आई अपॉन आर। ठीक, क्योंकि आई और आर को हमने क्या मान लिया? स्मॉल मान लिया। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास आर होगा दैट विल बी आई टाइम्स μ2 अपॉन μ1। ठीक, अगर हम म्यू1 को थोड़ी देर के लिए 1 सपोज कर लें, तो मान लो जो पहला मीडियम है, रेटर मीडियम, वो एयर है, तो आर की वैल्यू जो होगी वो μ2 टाइम्स आई के हो जाएगी इफ μ1 इक्वल 1। अगर μ1 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो आपने देखा कि आर जो है वो उसकी वैल्यू तब मिलेगी जब हम आई के वैल्यू में μ2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है, आर की वैल्यू क्या है? जाता है। इसको डायग्राम में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब पहले आई था और फिर हमने आई को बढ़ा करके आई डैश कर दिया। जैसे हमने आई को बढ़ा करके आई डैश किया तो आप देखेंगे आर भी बढ़ करके आर डैश हो चुका है। ठीक है, ये भी जो एंगल है वो क्या हो चुका है? आर डैश हो चुका है। ठीक, आप लगातार जो है क्या करेंगे? आई को बढ़ाते रहेंगे। कब तक? जब तक कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 नहीं हो जाता। मतलब हमने इसको और बढ़ा दिया इस तरीके से। ठीक, ये हमारे पास एंगल, देखिए, ये आई मान लेते हैं डबल डैश हो गया। ठीक, और इस आई डबल डैश के लिए जो रे है वो ये हो गई, यानी कि कहाँ पर आ गई? इंटरफेस पर आ गई। और जब इंटरफेस पे आ गई तो ये एंगल आपको जो दिख रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हो गया 90। ठीक, तो ये जो आई डबल डैश है इसी को बोल दिया गया थीटा सी या फिर क्रिटिकल एंगल। क्या बात समझ में आ गई? तो हम ये बोल सकते हैं कि डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेंसर मीडियम का एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, वो क्या हो जाता है? क्रिटिकल एंगल। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। ठीक है, एक एक स्टेप और एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से देखिए इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी भी देख लेते हैं भाई। क्या है इसके आगे की कहानी? इसके आगे की बात ये कह रहा है कि जब हमने आई को बढ़ाया, ठीक, देयर इज नो आर। नो आर का मतलब आर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में कैसे बने? हमने यहाँ पर इंटरफेस बनाया, ये देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरफेस, और इस इंटरफेस पर हमने ये डाल दिया नॉर्मल। ठीक, अब जब नॉर्मल डाल दिया फिर हमने रे बनानी है, तो रे इस तरीके से हमारी रे आ रही है। ये देखिए, ये रे आई। ठीक, अब ये जो आपको एंगल दिख रहा है यहाँ से, ये वाला एंगल, हम बोल रहे हैं ये एंगल क्रिटिकल एंगल। जैसे हमने इसको कहा कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो आप समझ गए कि अब क्या हुआ होगा कि जो रे है रिफ्रैक्ट होकर के इंटरफेस पे आ गई होगी इस तरीके से।
यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना हो गया होगा, 90 डिग्री। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाने वाले हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने और बढ़ा दिया, यानी कि ये जो हमारा आई है, दिस आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, और जैसे हम इसको ग्रेटर देन थीटा सी करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो रे है ये वापस कहाँ जाएगी, इन द सेम डेंसर मीडियम। ये वापस से जो है सेम डेंसर मीडियम में रे आ जाएगी, और इसी फिनोमेना को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि आपने देखा कि जो रे आ रही थी उस तरीके से रे आई, और फाइनली रे जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में वापस आ गई। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि किस तरीके से TIR होता है, क्या उसकी कंडीशन होती है, और क्या कर देते हैं जिसकी वजह से TIR होने लगता है। यहाँ तक की बात सबको एकदम बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी देखिए क्या है। इसके आगे की कहानी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करना है। स्नेल्स लॉ पहले हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। ये था इंटरफेस, और इंटरफेस के बाद यहाँ पर हमने ड्रॉ करना था नॉर्मल, और फिर हमें बनानी थी इंसिडेंट रे। तो ये हमने इंसिडेंट रे बनाई थी, और ये हमारी रे रिफ्रैक्टेड रे थी। ये जो आपको एंगल दिख रहा था, दिस आई एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ग्रेटर देन थीटा सी, जो थीटा सी से ग्रेटर था, और ये आपका हो गया आर एंड विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक। इसके पहले अगर हम कहें कि आई इक्वल थीटा सी, जब आई थीटा सी है उस समय जो आर है वो क्या है, 90, यही तो है। तो अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्नेल्स लॉ, तो साइन आई की जगह क्या हो गया, थीटा सी, आर की जगह क्या हो गया, 90, और ये क्या है, 1/μ। तो 1/μ आप समझ गए, 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि ऊपर जो मीडियम है वो क्या है, रेरर मीडियम है, और नीचे डेंसर मीडियम है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा सी इक्वल 1/μ, और या थीटा सी इक्वल साइन इनवर्स 1/μ। तो ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया। तो ये था हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये बहुत ही इजी टॉपिक था जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और एप्लीकेशन भी देखेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बने रहेंगे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, हम TIR आपको बहुत अच्छे समझा चुके थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब इसके आगे की हम कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमें यहाँ पर एक अपना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली में हमने बता रखा है आपको, थीटा सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्रिटिकल एंगल हमें दे रखा है 48.2 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। इतनी बात आपको क्लियर है। हमने फार्मूला भी आपको बताया। अगर आपको फार्मूला याद है और नहीं भी याद है तो दोनों ही कंडीशन में हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास फार्मूला था साइन थीटा सी दैट इज इक्वल 1/μ। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि साइन एंड थीटा सी दैट इज 48.2 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/μ। तो ये बात आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब हम अगर साइन 48.2 डिग्री की वैल्यू लिख लें तो हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। यही बात तो है। तो साइन की वैल्यू को हम देखने वाले हैं कि साइन की क्या वैल्यू है। तो साइन 48.2 एंड द वैल्यू इज 0.75। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 0.75 लिख रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/μ। सो म्यू विल बी 1/0.75, एंड यहाँ से डेसिमल घटा देते हैं तो ऊपर 2 जीरो हो जाते हैं,
और अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, 100 में हम डिवाइड करने वाले हैं 100 डिवाइडेड बाई 75 एंड द आंसर इज 1.33। सो ये हमारा जो क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें केवल साइन टेबल की हमें जरूरत पड़ती है, और जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में एंगल की वैल्यू इस तरीके से ली जाती है कि उनकी वैल्यूज हमें पहले से पता होती है या क्वेश्चन में गिवन होती है, जैसे कि साइन 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, ठीक है ना। और बाकी के लिए आप साइन टेबल का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस को अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली, फाइबर आप जानते होंगे आजकल जियो वगैरह तमाम चल रहे हैं जिसके ऑप्टिकल फाइबर और एयरटेल के ऑप्टिकल फाइबर जो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन is the basic principle of very useful branch of physics known as फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली जो है वो हमारे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है वो भी समझ लेते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेरी थिन फाइबर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, यानी कि ग्लास या प्लास्टिक का फाइबर होता है। फाइबर आप समझते हैं ना, जैसे कॉटन होता है, कॉटन का कपड़ा आपने देखा होगा ना, तो उस तरीके का ये भी क्या है, फाइबर है। लेकिन ये बना हुआ किसका, ग्लास का बना हुआ है या फिर प्लास्टिक का बना हुआ है, जिसकी रेडियस जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, यानी कि 10⁻⁶ मीटर ऑर्डर की ये क्या होती है, रेडियस होती है। आप समझिए कितना थिन वो वायर होगा जो कि किसका बना होगा, ग्लास और प्लास्टिक का। तो ऐसे छोटे छोटे से धागे, फाइबर मतलब धागा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पतले पतले धागों से मिल करके जो हमारा एक नेटवर्क तैयार होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, लाइट पाइप बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बंडल ऑफ सच थिन फाइबर्स फॉर्म्स ए लाइट पाइप। तो ये जो लाइट पाइप बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है, वही हमारा ऑप्टिकल फाइबर के फॉर्म में हमारा यूज होता है। ये बात तो आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये इसका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फाइबर दिखाए गए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट साइज की जो फर्स्ट डायग्राम है उसको आप अगर देखें तो इस तरीके से आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि जो भी आपकी लाइट रे या कम्युनिकेशन का जो सिग्नल एक बार यहाँ पर एंटर करता है वो बराबर TIR के थ्रू क्या होता रहता है, अंदर ही अंदर ट्रेवल करता रहता है, बाहर रिफ्रेक्ट नहीं हो पाता है। इस तरीके से ये लगातार इसके अंदर ट्रेवल करता है और मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का बेसिकली यही यूज है कि बगैर इंटेंसिटी को लूज किए जो हमारा सिग्नल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक, या जो लाइट है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सके इनसाइड द मीडियम, ठीक है। तो ये चीज है हमारी ऑप्टिकल फाइबर। डिफरेंट डिफरेंट शेप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए डायग्राम बी में एक अलग शेप दिखाई दे रहा है, जो ये सी डायग्राम है इसका एक अलग शेप दिखाई दे रहा है। इस तरीके से किसी भी शेप में आप इस वायर को, ये जो हमारी ऑप्टिकल पाइप है, इसको किसी भी शेप में आप रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेटवर्क जो है वो उसके अंदर ही क्या करने वाला है, ट्रेवल करने वाला है। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं इसके यूज क्या क्या है। जो ये लाइट पाइप हम लोगों ने बनाया हुआ है, यानी कि ग्लास या प्लास्टिक का जो फाइबर तैयार किया है, इसका क्या यूज है। तो यहाँ पर पहला यूज दिया गया है कि जो लाइट पाइप्स हैं यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज किए जाते हैं टू सी places which are difficult to reach such as inside of a human body। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी में मान लीजिए कि किसी कोई पर्सन के जो है आपको स्टमक में देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक पर्सन है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और ये वो रीजन है जहाँ पर
कोई ऐसी उसको प्रॉब्लम है जिसको हम डॉक्टर से देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि एक ऑप्टिकल फाइबर पतली सी एक पाइप लेंगे और उसके जो है माउथ के थ्रू उस पाइप को उसके पेट तक ले जाएंगे और फिर वहां पर वो इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, ये देख पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है या प्रॉब्लम क्या आ रही है। इससे बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह भी आजकल पॉसिबल हो गए हैं जो आप लोग जानते हैं। तो ये पहला मेजर यूज है मेडिकल लाइन में, ठीक है। इसके अलावा जो इसका दूसरा यूज है वो क्या है, द अदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज टू ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल। तो कम्युनिकेशन सिग्नल जो है हमारे यानी कि इंटरनेट के लिए बेसिकली हम ऑप्टिकल फाइबर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि बेसिकली हमारा ऑप्टिकल फाइबर क्या है, उसका क्या प्रिंसिपल है और उसके क्या दो मेजर यूजेस हैं। बहुत सारे यूजेस हैं लेकिन दो मेजर यूजेस आपको यहाँ पर हमने समझाए। एंड आई होप आई बिलीव कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है।